नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सीटेट के एग्जाम में मात्र 15 दिन का समय बचा है और इन 15 दिनों में अपनी तैयारी को धार देने के लिए ज्वाइन कर लीजिए कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज। सभी प्रीवियस ईयर पेपर, आपको पता है प्रीवियस ईयर 60 से 70% प्रश्न आते ही आते हैं प्रीवियस ईयर के, और आपको पास करने के लिए 120 प्लस का स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। आज हम जो पेपर सॉल्व करेंगे ये कब पूछा गया था, ये जुलाई 2019 में पूछा गया था। जुलाई 2019 का पेपर है ये, 7 जुलाई को जो पेपर पूछा गया था। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं फटाफट। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। इसमें कह रहा है हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं, वे अब कैसे हैं, सूख चुके हैं। हमारे बड़े अर्थात पूर्वज यह बताते थे कि 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। इन कुओं के सूखने के कारण क्या रहे हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या है, हर घर में मोटर लगा दी गई है। इससे क्या हो रहा है, जो जमीन का पानी है उसका लेवल कैसा है, नीचे बढ़ता चला जा रहा है, नीचे घटता चला जा रहा है। कुएं जो खोदे जाते थे उनकी गहराई पहले 40 से 50 फीट 60 फीट एक संभावित गहराई हुआ करती थी। अब क्या है, पानी का लेवल नीचे चला गया, जिससे क्या है कि उन कुओं में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा क्या है, सभी ने अपने घरों में फर्श प्लास्टर और क्या किया है, सीमेंटेड फर्श बनवा दी हैं। इनसे क्या होता है, कुओं तक बारिश का पानी पहुंच ही नहीं पाता है, जिससे कुओं में बारिश का पानी पहुंचे, जमीन तक पानी पहुंचे। अब क्या होता है, वर्षा का जल जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, जमीन के अंदर नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से क्या हो रहा है, कुएं जो हमारे हैं वो सूख गए हैं। चलिए अब देखते हैं इनके संभावित कारण क्या हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्या है, अब वो क्या हुआ है, धीरे धीरे कैसी हो गई, नष्ट हो गई हैं। तो ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक गई है। बिल्कुल सही बात है, जिसकी वजह से क्या है, वर्षा का जल संग्रहित नहीं हो पाता है, कुओं तक नहीं पहुंच पाता। ये भी सही है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि वह हर घर में टोटियां लगी हैं। इससे पानी सूखने का कोई रीजन नहीं है भैया। आप घर में टोटियों का उपयोग करेंगे ठीक है, लेकिन कुएं का पानी क्यों सूख गया, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है भाई। कुओं में तो पानी फिर भी होना ही चाहिए था, घर में आप टोटियों का उपयोग करिए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कुओं का पानी सूखा गया है, हमसे ये पूछा गया, तो ये गलत हो जाएगा, ये वैलिड रीजन नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। बिल्कुल सही बात है। इससे क्या हुआ है, बहुत सारे पंप लग जाने से क्या हुआ, जमीन का जो वाटर लेवल है, फ्लो लेवल है, बहुत अधिक नीचे चला गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी। देखिए कहाँ दिया है, सी में दिया है, ए बी एंड डी सी में दिया, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, एक एक प्रश्न को बहुत गहराई से देखते हुए चलिए। इन्हीं प्रश्नों से इस बार भी प्रश्न बनेंगे। नए प्रश्न सीटेट में नहीं बनते हैं, बहुत ही कम बनते हैं, तो इसलिए आप क्या करना है, प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से देखना है। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, ऐसा क्यों कारण है, क्योंकि इस लेवल पे बच्चे कैसे देखते हैं अपने पर्यावरण को, समग्र रूप पूर्ण रूप से देखते हैं, अलग अलग नहीं देखते हैं। कैसे देखते हैं, समग्र रूप में देखते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो अलग अलग विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इस भागों में नहीं देखते हैं, इसको कैसे देखते हैं, समग्र रूप में देखते हैं। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। तो ये कहाँ है भैया, रेत के पहाड़ या रेत के टीले अबू धाबी में पाए जाते हैं। अबू धाबी शहर से थोड़ी दूर जाने पर चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। अबू धाबी में न हरियाली है न कोई पेड़ पौधे हैं, नाम मात्र के पेड़ पौधे हैं। अबू धाबी में केवल किसके पौधे मिलते हैं, खजूर के पौधे दिखाई देते हैं। ये भी पूछा जाता है कि केवल खजूर के पौधे कहाँ मिलते हैं, तो वो अबू धाबी में पाए जाते हैं। किसके पौधे, खजूर के पौधे। अबू धाबी में केवल खजूर के पौधे पाए जाते हैं भाई, सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, तो ऐसा क्यों किया गया है भाई। चलिए देखते हैं,
बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में क्या किया गया है, उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। देखते हैं किसमें दिया है भाई, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए नहीं, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। बिल्कुल सही हो जाएगा बी आंसर, बी आंसर सही हो जाएगा। इसमें क्या प्रयास किया गया, इस पाठ्यक्रम में प्रयास किया गया है कि प्रत्येक उपविषय से जुड़े हुए प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाए गए हैं, उभरे हुए हैं, जिससे बच्चे अपने विचार और सोच समझ करके खुद बनाएंगे, अपनी सोच को खुद बना सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए पर्यावरण की मुख्य 6 थीमों में बांटा गया है, वो कौन कौन सी 6 थीमें हैं। सबसे पहले आ जाएगा परिवार एवं मित्र, क्या आ जाएगा, परिवार एवं मित्र। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, भोजन। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, पानी। चौथे नंबर पर क्या आएगा, आवास। आपको ये याद होना चाहिए, ये बार बार पूछा जाता है। पांचवें नंबर पे क्या आएगा, यात्रा। और अंत में छठे नंबर पे क्या आएगा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। क्या आएगा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो ये क्या है, ये 6 मुख्य थीमों में पर्यावरण अध्ययन को बांटा गया है। अब देखिए इसमें से आवास दिया है भैया चौथे नंबर पर, हम चीजें कैसे बनाते हैं छठे नंबर पे दिया है, भोजन दूसरे नंबर पे दिया है, लेकिन काम और खेल नहीं दिया है। तो यही सही हो जाएगा, इसका निगेटिव पूछा गया था हमसे, गलत, यही पूछा गया। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन में क्या है, 6 थीमों में बांटा गया। कौन कौन से, सबसे पहले परिवार एवं मित्र, दूसरे नंबर पर भोजन, तीसरे पे पानी, चौथे पे आवास, पांचवे पर यात्रा और लास्ट में हम चीजें कैसे बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में क्या सच है। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। बिल्कुल सही है। कक्षा 1 और 2 में क्या है, पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को किसके, भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात की है। इसके लिए एनसीईआरटी द्वारा, किसके द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा क्या किया गया है, एक बुक, अध्यापकों के लिए एक पुस्तिका लॉन्च की गई है, प्रकाशित की गई है। कौन सी, ईबीएस की, स्किल थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन यूजली ग्रेड्स, प्रकाशित की गई, जिसमें क्या है, भाषा एवं गणित के ऐसे क्रियाकलाप दिए हैं जिससे आपको पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को कक्षा 1 और 2 में पढ़ाने के लिए समेकित करने में सहायता मिलेगी। चलिए देखते हैं, ए आंसर सही हो जाएगा। अगले आप प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। चलिए देखते हैं, क्या भैया एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम देख लेते हैं। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, एकदम सही बात है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी ही चाहिए। अगला देखते हैं, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। नहीं भैया, बच्चों के ज्ञान के शिक्षकों के ज्ञान से क्यों जोड़ रहे हो भाई, शिक्षक ने कहां कहां तक पढ़ाई की, उनमें आप कैसे जोड़ पाओगे। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारों से बाहर सिखाना, बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी सही हो जाएगा।
बी गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बच्चों की सक्रिय भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को पता है, ज्ञान सृजन के लिए बच्चों को क्रियात्मक रूप से शामिल होना बहुत जरूरी होता है। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की चार दीवारी के बाहर से जोड़ा गया है और क्या है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता विकसित करने के लिए बाहरी परिवेश जैसे बाग बगीचे, तालाब के किनारे भ्रमण आदि के अनुभवों से जोड़ने की जरूरत है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के स्थानीय ज्ञान का विद्यालय के ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी। देखते हैं कहां दिया है भाई, डी में दिया है, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? तो चलिए देखते हैं। पाठ्य पुस्तक का पठन नहीं भाई, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, एनसीईआरटी पे पीआरटी लेवल में व्याख्याएं निगेटिव वर्ड है, काट दीजिए इसको। कक्षा निदर्शन नहीं, किस्से कहानियां बिल्कुल सही है, नैरेटिव। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति इन ऑप्शंस में से कौन सी हो जाएगी? किस्से और कहानियां। बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को बहुत आसानी से क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। वो कहते हैं मैं बालवीर हूँ, वो कहते हैं मैं मोटू हूँ, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करते हैं, इनसे जोड़ लेते हैं। सही आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? भाई बताइए कौन सा सच नहीं है भाई, कौन सा गलत है? आपको क्या करना है, गलत बताना है। चलिए देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये तो सही होगा, और हमें क्या बताना है, गलत बताना है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी सही है भैया, बिल्कुल। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को क्या करता है, परिवेश को खोजने के अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पे बल देता है भैया, परिभाषाएं निगेटिव वर्ड है, काट दीजिए, यही हमसे पूछा गया है। पर्यावरण की प्रकृति एकीकृत है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण कैसा है, बाल केंद्रित है, जिसमें बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने के अवसर मिलते हैं। उन्हें रटने की जो प्रक्रिया है, आदत है, उससे क्या है, बचाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को मौका दिया जाए कि वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने, करके देखें और सीखें, प्रश्न करें और प्रयोग करें। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, एकीकृत है। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, देखिए भाई, परिभाषाएं, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य कौन सा है? भाई बताइए फटाफट, कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को, क्या कहता है। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये तो और अच्छी बात है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही बात है। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, नहीं विभेद नहीं करना है भाई, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, बच्चों में विभेद नहीं करना है। सही आंसर ए, बी एंड सी हो जाएगा। देखिए कहां दिया है, सी में दिया है, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन इसलिए करता है क्योंकि वह क्या करे, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन कर सके, उनको बच्चों को खोजने का अवसर दे सके, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अवसर दे सके। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, चलिए देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है भैया, ये सही बात है, बहुत सारे स्रोत हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों जैसे परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र
और अन्य पुस्तकें इत्यादि की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। तो बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास होता है। चलिए, तथा बच्चों के जो अभिभावक है उनका और समाज का विद्यालय से क्या होगा, जुड़ाव होगा, साथ ही उनका योगदान भी बढ़ेगा। ये भी सही है। चलिए अगला देखते हैं। यह शिक्षक को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। बिल्कुल सही बात है, शिक्षक को भी क्या होगा, बच्चों के पृष्ठभूमि, परिवारों के बारे में जानने का क्या होगा, मौका मिलेगा। ये भी सही हो जाएगा। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। सही हो जाएगा ए, बी एंड सी। कहां दिया है, देखिए ए में दिया है, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को करेंगे। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए सांकेतिक नहीं होना चाहिए? निगेटिव को आप क्या करेंगे, तुरंत हाईलाइट कर लीजिए। क्या सांकेतिक नहीं होना चाहिए? चलिए देख लेते हैं। सहभागिता होनी चाहिए, प्रश्न पूछना होना चाहिए, न्याय और समानता के प्रति सरोकार होना चाहिए, लेकिन याद करना, रट्टू तोता बनाना, बच्चे को तोता बना देना, पर्यावरण अध्ययन में याद करना सांकेतिक नहीं होना चाहिए। सही आंसर बी हो जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भैया। किसके लिए? स्व आकलन है। स्व आकलन क्या है? पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों का स्वयं अपने आप को आकलन का अवसर तो देना चाहिए। यहाँ स्वयं आकलन क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा, सीखने के समान आकलन। क्या हो जाएगा, सीखने का, स्व आकलन का क्या होगा, सीखने के समान आकलन। चलिए देखते हैं। सीखने के लिए समान आकलन, पहला ही आंसर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। सीखने के समान आकलन केवल तब शुरू होता है जब विद्यार्थी शिक्षण के उद्देश्यों तथा निष्पादन के नियमों से अवगत हो जाते हैं तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे उद्देश्यों के निर्धारण, अपनी प्रगति की जांच तथा परिणामों पर पुनर्विचार करने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाते हैं। सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। क्या प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? आपको बताना है कि शिक्षक ऐसा करने के लिए बच्चों के समूह क्यों बनाता है। चलिए देख लेते हैं। ए में दिया है, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बिल्कुल, ग्रुप बनाने का कारण ही यही है कि ये क्या करता है, सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। बिल्कुल सही बात है, यह बच्चों की क्या करता है, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता ही करता है। चलिए अगला देखते हैं। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। नहीं भाई, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। कक्षा में अनुशासन ये बनाए रखने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी। देखिए कहाँ दिया है, डी में दिया है। डी आंसर हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ग्रुप क्यों बनाया जाता है? इससे क्या होता है, ग्रुप में बच्चों को बिठाने से क्या होता है, एक तो सहपाठी अधिगम को समर्थन मिलता है, बढ़ावा मिलता है। दूसरा क्या होता है, बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया में क्या होता है, सुधार होता है। सहयोगात्मक व्यवहार का क्या होता है, बढ़ावा मिलता है कि एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। इसलिए शिक्षक को क्या क्या चाहिए कि हमेशा समूह व्यवहार के सिद्धांतों का अनुसरण करने का प्रयास करे। सही आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? चलिए देखते हैं भाई, पर्यावरण का क्या उद्देश्य है और क्या उद्देश्य नहीं है। आपको निगेटिव वर्ड बताना है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये तो उद्देश्य होगा, ये तो सही होगा। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी सही हो जाएगा। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं, परिभाषाएं नहीं, ये निगेटिव वर्ड है। आप देखेंगे इस ऑप्शन को, ये ऑप्शन आपको बहुत कुछ सीखने को देगा। यहाँ देखिए प्रोत्साहित दिया है, अब आप पॉजिटिव वर्ड पे चले जाएंगे कि ये प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन गलत काम के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा एग्जाम में। सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव और टैग वर्ड से आपका काम नहीं होने वाला।
हर बार आपको टैग वर्ड बताए जाते हैं, लेकिन टैग वर्डों से क्या होता है, आपका नुकसान हो जाता है। टैग वर्डों का इस्तेमाल करना आपको खुद सीखना पड़ेगा। टैग वर्डों का इस्तेमाल हर जगह सही से नहीं हो पाता है। अब देखिए, बच्चों की पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित पॉजिटिव है, परिभाषाएं निगेटिव है, तो परिभाषाएं सही हो जाएगा। ये गलत ऑप्शन हो जाएगा आपका। परिभाषाएं अर्तोतोता करने के लिए, परिभाषाएं पढ़ाने के लिए पीआरटी लेवल पे आप क्या करेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। और यही हमें चाहिए था। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण, हाँ ये तो ठीक है। बच्चों की पाठ्य पुस्तक की जो परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। पर्यावरण का उद्देश्य क्या है, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। पर्यावरण अध्ययन में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिन्हें बच्चे स्वयं अपने हाथों से करेंगे और उसमें क्रियात्मक कौशल का विकास होगा। इसके अलावा बच्चों में सृजनात्मकता को उभारना, रचना करना और कौशल एवं सौजन्यबोध का विकास भी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 15 प्रश्न हो चुके हैं और 15 प्रश्नों में से उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। और ये 15 प्रश्न आपके जो पेपर आने वाला है 8 फरवरी को, उसके लिए कम से कम 4 से 5 नंबर का सृजन करेंगे। इन्हीं से आधारित प्रश्न होंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। कौन से संकेतकों का भाई उपयोग बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है, तो चलिए इसको ऑप्शन को देखेंगे। अवलोकन और अभिलेखन बिल्कुल सही है। अवलोकन और अभिलेखन बिल्कुल सही है, इसका विकास हो जाएगा। अभिव्यक्ति का विकास होगा भैया, ये भी सही है। प्रयोग करना भी बच्चा नहीं सीख पाएगा, क्योंकि पीआरटी लेवल पे प्रयोग करना क्या होगा, नहीं सीख पाएगा। विश्लेषण करना सीख जाएगा, क्या होगा, वो विश्लेषण करना सीख जाएगा। पर्यावरण में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बच्चे चित्रों, पोस्टरों, जो बोर्ड लगे होते हैं, साइन बोर्ड, पुस्तकों, दृश्य श्रव्य सामग्री, स्पर्शनीय उभरी हुई सामग्री, अखबार की कतरनों आदि से छिपे भावों, संकेतों और उनमें अंतर्निहित अर्थों का अवलोकन करते हैं, समझते हैं। उनके आधार पर क्या करते हैं, अपने क्रियाकलापों या भावों को व्यक्त करते हैं। उनमें निहित अर्थों को समझते हैं तथा उनमें संबंध स्थापित करते हैं, या उनके अपने सरल शब्दों में अभिलेखन और क्या करते हैं, वाचन करते हैं। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि चित्र पढ़ने के द्वारा बच्चों का अवलोकन व अभिलेखन क्षमता, अभिव्यक्ति क्षमता व विश्लेषण क्षमता तीनों का आकलन किया जा सकता है, लेकिन प्रयोग करने की क्षमता का आकलन नहीं किया जा सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, ए, बी एंड सी। देखिए कहां दिया है ए, बी और सी, ए में दिया है, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, तो रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, आप सभी लोगों को पता है, ए आंसर सही हो जाएगा। रेटिंग स्केल में क्या होता है, अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल को क्या कहते हैं, निर्धारण मापनी। रेटिंग स्केल क्या है, निर्धारण मापनी एक यंत्र है जिसमें निर्धारित की जाने वाली वस्तु को संख्यांक निर्दिष्ट किया जाता है। निर्धारण मापनी जांच सूची के समान है, परंतु इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब सूक्ष्म विवरण की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का अवलोकन करके उनके गुणों के आधार पर उसको औसत, उत्कृष्ट, औसत से ऊपर, संतोषजनक, खराब या असंतोषजनक रेटिंग कर सकते हैं। सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। झूम खेती कौन लोग करते हैं, कहाँ है, तो झूम खेती आदिवासियों द्वारा प्रचलित खेती है। किसके द्वारा, आदिवासियों द्वारा प्रचलित खेती है, जो पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे नागालैंड है, मेघालय है, वहां की जाती है। कहाँ कहाँ की जाती है, नागालैंड और मेघालय। नागालैंड और मेघालय में की जाती है। इस खेती में एक फसल कटने के बाद जमीन को क्या किया जाता है, कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह पर जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस क्या करते हैं, गिरा देते हैं और जला देते हैं।
यह राख जमीन में क्या करती है, खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए क्या करते हैं वो, जंगलों को नुकसान ना पहुंचे भैया, इसके लिए क्या करते हैं, यह भी देखना पड़ता है। वो वहां पे उपस्थित होकर क्या करते हैं, इन पेड़ पौधों को क्या करते हैं, जो बांस आंस के उगाते हैं उनको गिरा करके जलाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो इधर उधर आग ना फैले। जब इस जमीन की बारी आती है दोबारा से फसल के लिए, तब यह क्या करते हैं, जमीन को जोतते नहीं है, डायरेक्ट जमीन को क्या करते हैं, जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर, मिट्टी को मतलब थोड़ा बहुत हिला करके क्या करते हैं, बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बो जाते हैं। क्या करते हैं, जमीन को जोतते नहीं हैं, हल्का सा बस थोड़ा सा जहां तहां पे थोड़ा सा खोद खाद के हल्का सा उभार करके क्या करते हैं, बीजों को बो देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। एक फसल प्राप्त करने या कटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही है, यही तो अभी बताया है। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं, उखाड़ करके नहीं जलाते हैं, वहीं पे उसको जमीन पे लगे लगे क्या करते हैं, लिटा करके गिरा देते हैं और फिर क्या करते हैं, जला देते हैं। तो उखाड़ करके नहीं, ये गलत हो जाएगा। खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख की खाद को तरह काम में लाते हैं, नहीं, जंगल को नहीं, ये गलत हो जाएगा। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, नहीं, ये देखिए इसीलिए मैंने आपको पहले ही क्या किया था, बता दिया इसके बारे में। गहरा नहीं जोता जाता है, बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा खोद दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बस बीज दब जाए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए, ओनली क्या हो जाएगा भैया, डी आंसर सही हो जाएगा, ओनली ए। अगले प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न बहुत ही बार बनता है, तो इसको क्या करेंगे, आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे, वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर क्या है, जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं क्या करते हैं, पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें कैसी हैं, समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह कौन सा क्षेत्र है भाई, बताइए बताइए बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा, ये जम्मू और कश्मीर का हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर में लेह के लोग, लेह और लद्दाख के लोग क्या करते हैं, अपने घर पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बनाते हैं तथा दीवार पर मिट्टी तथा चूने की पुताई की हुई होती है। यह घर कैसे होते हैं, 2 मंजिला होते हैं। इसमें पहली मंजिल पर क्या है, पहली मंजिल पर परिवार रहते हैं, नीचे की मंजिल पर क्या करते हैं, जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान इकट्ठा करके भी क्या करते हैं, रख लेते हैं। सर्दी के दिनों में परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। इन घरों की छतें समतल होती हैं। छत को मजबूत बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, पेड़ के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। अगले प्रश्न को देखेंगे। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं, वो रंग कौन सा है भाई, जो जानवर रात को जागते हैं तो किस तौर पे देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो किस में देखते हैं, काले और सफेद में। आमतौर पर क्या माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले हर जानवर कैसा होता है, हर चीज को सफेद और काली ही देखता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, काला और सफेद, सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। केंचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण है। ये कल भी मैंने प्रश्न करवाया है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं भाई, केंचुए क्या करते हैं। केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है भैया। किसान का मित्र किसको कहा जाता है, केंचुए को कहा जाता है किसान का मित्र। किसको कहा जाता है, केंचुए को कहा जाता है किसान का मित्र, क्योंकि यह क्या करता है, किसान की बहुत मदद करता है। जमीन में क्या करता है, ये छेद करके मिट्टी को पलट करके क्या कर देता है, पोली बना देता है तथा
ह्यूमस बनाते हैं। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को क्या होता है, आसानी से ऑक्सीजन, हवा और पानी मिल जाता है। मिट्टी को उलटने पलटने और पोल करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाता है और इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं और खेती कैसी होती है, बहुत उपजाऊ हो जाती है। इसके अलावा केंचुए क्या करते हैं, मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन क्या होती है, बहुत अधिक उपजाऊ हो जाती है। चलिए अब ऑप्शन को देखेंगे कि ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, बिल्कुल सही है, ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे ऑप्शन को। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। नहीं भैया, ऐसा मत करो आप, खरपतवार को नहीं खाते हैं वो, ये गलत हो जाएगा। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया था। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी सही है। सही आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी। देखिए कहाँ दिया है, तो बी में दिया है सी, डी एंड ए, उल्टा क्रम लिखा है लेकिन कोई बात नहीं, सी, डी एंड ए, आपको तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। आदिवासी हजारों साल पहले कांसे अर्थात ब्रांज की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये भी प्रश्न मैंने कल ही करवाया है, आप जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, कल का वीडियो देखिएगा, तो प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी लोगों को पता है। चलिए देखते हैं। यह पीतल, ब्रांस और तांबे, नहीं ये गलत हो जाएगा, तांबे का नहीं है। ये किसका मिश्रण है भैया, ये कॉपर और टीन का मिश्रण है। यह तांबे जस्टालिंक और नहीं, यह तांबे, कॉपर और टीन का मिश्रण है। सी आंसर सही हो जाएगा, कल ही करवाया था ये प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सर्वप्रिय भोजन है। तो ये कहाँ का है भैया, एक केरला का, केरल का है, डी आंसर सही हो जाएगा। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका केरल का सर्वाधिक प्रिय भोजन है। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिनको पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये प्रश्न भी बार बार सीटेट में क्या होता है, पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें देखते हैं भाई, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। तो होली तो ठीक है लेकिन शेष दो ये गलत हो जाएंगे। महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती जब पड़ेगी वो तभी क्या होगा, मनाई जाएगी भैया। महाशिवरात्रि कभी 26 फरवरी को पड़ जाती है, कभी 14 फरवरी को पड़ जाती है, आप सभी लोगों को पता है। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस, बिल्कुल सही है। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक का जन्म दिवस ये सब कब पड़ते हैं, बताइए भाई। ये सब पूर्णिमा को ही मनाए जाते हैं, बी आंसर सही हो जाएगा। दिवाली, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि नहीं, ये गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो दिवाली दे दिया है, दिवाली गलत हो जाएगा, दिवाली नहीं, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती, बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों के समूह में किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। ये भी मैंने प्रश्न कल करवाया था प्रीवियस ईयर में आपको। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अरब सागर का जब पूछा जाएगा तो अरब सागर बे ऑफ बंगाल इस रूट पे पड़ेगा। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, बे ऑफ बंगाल इस रूट पे पड़ेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए भाई कहाँ दिया है, कर्नाटक, केरल, गुजरात, बिल्कुल सही बात है, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र भारत के प्रमुख राज्य हैं जो अरब सागर समुद्र के तट पर स्थित हैं, इनके समुद्र तट। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड की स्थिति क्या है। मैंने बताया हुआ है कि आप लोग मैप को बहुत अच्छे तरीके से करिए, मैप से 2 से 3 नंबर बनते ही बनते हैं। तो झारखंड कहाँ है भैया, उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। आप जब मैप में देखेंगे तो झारखंड को कहाँ पाएंगे, उड़ीसा के उत्तर में स्थित पाएंगे, बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। मोम तो प्राप्त होता है, ग्रीस, डीजल प्राप्त होता है, लेकिन कोयला प्राप्त नहीं होता, यही गलत हो जाएगा और हमें निगेटिव ही चाहिए, बी आंसर सही हो जाएगा। कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, जबकि एलपीजी, डीजल, मोम, कोलतार, ग्रीस, पेट्रोलियम ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं भैया, पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न को देखेंगे। कोई लड़का
मंडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मंडगांव से चली तथा अगले दिन 7:15 पर नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? तो आप देखिए कितना समय लगा है इसको चलने में। ये कब चली है? पहले तो आप देखिए 30 जून को चली है। ये 30 जून 2019 को चली है। कितने बजे चली है? 9:45 पर। अगले दिन कब पहुंची है? 7:45 पर पहुंची है भैया। चलिए देखते हैं कितना समय लगा है इसको। तो आप जब समय निकालेंगे इसका, देखिए ये सुबह 9:45 पे चली है। अगले दिन कब पहुंची है? 7:15 पर पहुंची है। तो इसमें लगभग 21 घंटे 30 मिनट का समय लग गया है इसको। अगर ये 9:45 तक अगले दिन आती तो कितना हो जाता? 24 घंटे हो जाता, लेकिन ये 9:45 पे नहीं आई है। ये क्या है? 7:15 पे ही पहुंच गई है। तो ये थोड़ा सा पहले पहुंच गई, इसलिए 21 घंटे 30 मिनट का समय निकलेगा। जब आप निकालेंगे इसके समय को 9:45 से सुबह 7:15 तक, 9:45 से रात को 9:45 तक 12 घंटे हो जाएंगे। 9:45 से फिर सुबह का आप काउंट करिए तो लगभग 9.5 घंटे आएंगे। 12 9 21 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। अब इसमें दूरी आपको पता है, दूरी कितनी है? 1140 किलोमीटर। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो उसके हिसाब से आप निकाल लीजिए। 1140 बटे समय कितना आया है? 21.30 घंटे। अब आप क्या करेंगे? इस दशमलव को हटाएंगे, 2 अंक हैं यहाँ पे, 2 अंक के 0 लगा दीजिए। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। जब आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 53.52 आएगा। आप काट करके देख लीजिए, 53.52 आएगा। तो लगभग में आप कितना मानेंगे? 53 के आसपास। देखिए क्या है? ए है, ए आंसर दिया है तो ए आंसर सही हो जाएगा, 53 किमी प्रति घंटा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी लोगों को खेती के लिए ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष प्रकार की मात्रा अथवा यूनिट है जिसे क्या कहते हैं? टिन कहते हैं, खेती आवंटित की जाती है। तो टिन क्या है? इसमें टिन जो वर्ड है इसका क्या मतलब है वो बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं टिन वह भूमि है जिस पर किसान एक टिन बोझ क्या करता है? बीज बोता है। एक टिन बोझ बीज बोता है भैया। इसे क्या कहते हैं? इसे टिन खेती कहते हैं। इसे टिन खेती भी कहते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बोझ बोता है, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये खेती कहाँ की जाती है? तो ये खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में की जाती है। कहाँ की जाती है ये खेती? तो मिजोरम में की जाती है। ये खेती कहाँ की जाती है? मिजोरम में की जाती है। इस खेती का जो निर्णय है वो किसके होता है? लॉटरी निकाल करके होता है। जिसका नाम पहले निकलता है वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार टिन जमीन मांग लेता है। इस प्रकार गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए जमीन दी जाती है। इस खेती में किसी भी परिवार से जमीन के लिए झगड़ा नहीं होता है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे और आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न को देखेंगे। जिन लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हैं वो क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट। आप यक्ष पर स्थित हैं। इसमें आपको प्रश्न सॉल्व करने से पहले क्या करना है? आपको ऐसे 2 लाइन बना लेनी है और आपको लिख लेना है यहाँ पे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। अब आपको जैसे बताएगा वैसे आपको चलते हुए चले जाना है। आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं। ए पर जाते हैं जो एक्स के कहाँ है? आप कहाँ जाते हैं भैया? सबसे पहले ए पर जाते हैं। और ये स्थित है कहाँ? एक्स के ठीक उत्तर में। कहाँ है भैया? देखिए आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। अब देखिए आप उत्तर की दिशा किधर है? अगर आप एक्स पे हैं, आप यहाँ से जाएंगे ए पे, तो
तो ये कितना जाएंगे, 30 मीटर जाएंगे। अब आप देखिए ये शर्त पूरी हो गई, x के ठीक उत्तर में a पर 30 मीटर की दूरी पे पहुंच गया वो। अब आप देखेंगे आगे क्या करना है। फिर आप b पर जाते हैं जो a के ठीक पश्चिम में है। अब a के ठीक पश्चिम दिशा इधर हो गई, ठीक है। a के ठीक पश्चिम में b पर जाते हैं भाई, ठीक है। ये कितना, 40 मीटर, यहाँ पे लिख लीजिए, चलिए इसको 40 मीटर जाते हैं आप, ठीक है। फिर आप c पर जाते हैं जो b के ठीक कहाँ है, उत्तर में है। तो चलिए फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उत्तर, इधर पड़ेगा। ये देखिए उत्तर ऊपर है, उत्तर के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, कितना, 30 मीटर की दूरी पर। और इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, C। और अंत में आप बाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C के ठीक कहाँ है, पश्चिम में है। तो C के ठीक पश्चिम में 40 मीटर। यहाँ भी आपने ये शर्त पूरी कर ली, विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या होगी। अब आप देखिए विद्यालय यहाँ पे है आपका, और ये आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देखिए बताइए भाई, दक्षिण दिशा में पूर्व की तरफ जा रहे हैं। ये पूर्व है ना, आप यहाँ पे हैं और यहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं, दक्षिण पूर्व में जा रहे हैं आप। बहुत ही आसान है और ये प्रश्न आता ही आता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। आप लोग बस चैनल पर बने रहिए। सीटेट पास कराना मेरी जिम्मेदारी है और आपको बहुत अच्छी तरीके से सीटेट पास कराऊंगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहिए और प्रीवियस ईयर ही सीटेट पास करने का असली राज है। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।